आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये 17th लेक्चर है, जिसके अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम की क्या होती है वहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए समझते हैं, दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 मान लीजिए r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अब ये दो चार्ज पार्टिकल एक सिस्टम बना रहे हैं। ये जो Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर फिक्स्ड हैं, ये एक सिस्टम है, दिस इज सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उसका फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है, विच इज k Q1 Q2 अपॉन r। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, Q1 Q2 r डिस्टेंस पर रखे हैं तो ये एक सिस्टम बना रहे हैं, और इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट शुड बी k Q1 Q2 अपॉन r। यहां पर Q1 और Q2 को उसके साइन के साथ रखा जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी और यहां पर साइन मैटर करता है। पॉजिटिव है एनर्जी की, नेगेटिव है, ये अलग अलग बातें हैं। ये कोई वेक्टर नहीं है जहां पर माइनस या प्लस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये इंटरेक्शन एनर्जी भी कहलाता है। ये Q1 और Q2 का जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम इन दोनों चार्ज की इंटरेक्शन एनर्जी भी बोल सकते हैं। ये ठीक है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट है कि मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की नेगेटिव आ गई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम इज बाइंडेड, मतलब सिस्टम बंधा हुआ है। वो बंधा हुआ है का मतलब ये है वो स्टेबल सिस्टम है, वो टूटना नहीं चाहेगा, वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन जैसी है वैसी ही बनाना चाहेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है देन सिस्टम विल बी स्टेबल। तो यहां से पहला पॉइंट आप कॉपी करो। सीधी बात है कि दो चार्ज Q1 Q2 r डिस्टेंस पर है, तो जो सिस्टम बना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी k Q1 Q2 अपॉन r। ये बात बोली गई। एक और पॉइंट बोला गया है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है, सिस्टम बाइंडेड है, बंधा हुआ सिस्टम है। बंधा हुआ सिस्टम बोलने का मतलब है स्टेबल सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम। अब यहां पर देखिए, अभी तक दो चार्ज पार्टिकल हमने लिए थे और उससे एक सिस्टम बना के उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। देखिए, एक सिंगल चार्ज की कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। चार्ज पार्टिकल एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बोलने का कोई सेंस नहीं बनता। अब यहां पर तीन चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 Q2 Q3। Q1 Q2 के बीच में R1 गैप है, Q1 Q3 के बीच में R3 गैप है और Q2 Q3 के बीच में R2 गैप है। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो इसका लिखने का एक सिंपल सा तरीका है। आपको यह देखना होगा कितने यहां पर टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम है। जैसे Q1 Q2 एक टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, Q2 Q3 है, एक Q1 Q3 है, तो टोटल मिला के तीन टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम है यहां पर। तो अगर हम Q1 और Q2 वाले चार्ज पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो इट शुड बी k Q1 Q2 अपॉन R1। ऐसे ही Q2 और Q3 को एक सिस्टम मान के लिख लो तो k Q2 इंटू Q3 अपॉन R2। ऐसे ही k Q1 Q3 को एक सिस्टम मान लो तो k Q3 Q1 अपॉन R3। इस तरीके से ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या पूरे सिस्टम की इंटरेक्शन एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी आपको मल्टीपल चार्जेस दिए होंगे तो आप दो दो चार्ज पार्टिकल को एक सिस्टम बनाना और वहां से उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के सबको ऐड कर देना, तो आप टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे, जैसे कि हमने यहां पर किया है। ठीक,
ऐसे ही अगर 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम मान लें तो यहां पर देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 चार चार्ज पार्टिकल है हमारे पास। और अगर हम बात करें Q1 और Q3 के बीच के डिस्टेंस को R5 माना गया है। और यहां पर देखिए Q2 और Q4 के बीच के डिस्टेंस को R6 माना गया है। Q1 Q2 के बीच के डिस्टेंस R1 दिख रही है, Q2 Q3 के बीच R2, ऐसे Q1 Q4 के बीच R4 और Q3 Q4 के बीच में R3 डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो यहां पर टोटल अगर पोटेंशियल एनर्जी वापस से हम बात करें इस सिस्टम की, चार चार्ज पार्टिकल जो एक सिस्टम बना रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो यहां पर दो Q1 Q2 को दो मान लो तो K Q1 Q2 अपॉन R1, ऐसे K Q2 Q3 अपॉन R2, ऐसे K Q3 Q4 अपॉन R3 और ऐसे K Q4 Q1 अपॉन R4। ये हो गया। देखो Q1 Q2 को मान लो एक बार, ऐसे Q2 Q3 को मान लो, ऐसे Q3 Q4 को मान लो, ऐसे Q1 Q4 को मान लो। ये तो चार हो गए। एक Q1 और Q3 ये भी तो पड़े हैं, ये भी दो चार्ज है ना। Q1 Q3 को तो हमने लिया ही नहीं है, ऐसे Q2 Q4 को भी हमने नहीं लिया है। तो यहां पर टोटल 6 बार पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा। एक तो Q1 Q2 को एक सिस्टम मानेंगे, टू चार्ज पार्टिकल, ऐसे Q2 Q3 को मानेंगे, ऐसे Q3 Q4 को मानेंगे, Q4 Q1 को मानेंगे, Q1 Q3 को मानेंगे, Q2 Q4 को मानेंगे और इन सब के बीच के डिस्टेंस को नीचे लिख देंगे। ठीक है, वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एक बार तो Q1 और Q2 को मान लेंगे, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R1 हो जाएगा उससे। फिर एक बार Q2 Q3 को मान लेंगे तो K Q2 Q3 अपॉन R2 हो जाएगा। फिर एक बार Q3 Q4 को मान लेंगे तो K Q3 Q4 अपॉन R3 हो जाएगा। फिर एक बार Q1 Q4 को मानेंगे तो K Q1 Q4 अपॉन R4 हो जाएगा। ऐसे Q1 Q3 को मान लेना तो K Q1 Q3, इनके बीच के डिस्टेंस R5 ये लिखी हुई है, देख लो। ऐसे Q2 Q4 को मान लो तो R6 है ना, K Q2 Q4 अपॉन R6 हो जाएगा। तो ऐसे ही 6 बारी हम लिख देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी 4 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की। ठीक है, अब यहां से लिख लो। थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो हो सकता है स्ट्रीम इतनी अच्छे से स्मूथली प्रोसीड ना करे, कहीं कहीं बीच बीच में रुक जाएगी। नेट कनेक्शन बहुत तगड़ा स्लो है यहाँ पर, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि स्ट्रीम उतना स्मूथली काम ना करे जितना रोज कर रही थी। मैंने तो आज सोचा ही नहीं था कि लेक्चर को प्रोसीड करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर नेट कनेक्शन काम कर रहा है तो उससे हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इश्यू आ रहा है थोड़ा कनेक्शन का, ठीक है, तो कोऑपरेट करेंगे। जब आप लिखना तो भी समझना कि क्या क्या चीजें हुई हैं यहां पर। बहुत सिंपल सा है। जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे ना, सबका ये देखो दो दो का पेयर कितने बन रहे हैं, बस सबसे पहले ये ध्यान में आना चाहिए कितने पेयर बन रहे हैं। 3 होगा, 3 चार्ज पार्टिकल होंगे तो 3 पेयर बनेंगे। 4 होगा तो 6 पेयर बनेंगे, जैसा हमने यहां पर अभी देखा है। ट्राइंगल वाला एक्सप्रेशन अगर लिख लिया हो तो अब यहां पर ये 4 चार्ज पार्टिकल वाला सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना स्टार्ट करो। और कहीं पर डाउट होगी तो पूछ लेना। बाकी चारों चार्ज पार्टिकल के बीच के सेपरेशन को तो फिगर में ही दिखाया गया है, और Q1 और Q3 के सेपरेशन को अलग से R5 लिख दिया गया है। Q2 और Q4 के सेपरेशन को अलग से R6 लिख दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे।
ये सबको समझ में आना चाहिए कि 4 चार्ज पार्टिकल होंगे तो टोटल 6 पेयर बनेंगे चार्जेस के। अगेन Q1 Q2, Q2 Q3, Q3 Q4, Q4 Q1, Q1 Q3, Q2 Q4, ये टोटल 6 पेयर बनेंगे, 6 दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम बनेंगे। और प्रत्येक टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हैं, तो वैसे लिख लेंगे यहां पर। फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो तुमको सामने दिख रहा है। यहां पर 6 अलग से पोटेंशियल एनर्जी लिखी गई है और प्रत्येक पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए है। बहुत जल्दी से लिख लो ये नीचे वाला हेडिंग मत लिख लेना अभी, वर्क डन इन चेंजिंग द चार्ज कन्फिग्रेशन। इससे पहले हम आपके राइट साइड में जो कंटेंट दिख रहा है उसको पहले स्टडी करेंगे। ये वर्क डन इन चेंजिंग द चार्ज कन्फिग्रेशन अभी नहीं लिखना है, ये ना लिखने लगना। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा यहां तक और आपको चीजें समझ में भी आ गई होंगी, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं आपसे। बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक नया हेडिंग स्टार्ट करेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज एंड चार्ज्ड बॉडी एज अ सिस्टम। अब देखो यहां पर हमारे पास जो सिस्टम है, पहले तो सिस्टम में खाली खाली पॉइंट चार्ज थे अभी तक जो भी हमने पढ़ा है। अब हमारे सिस्टम में एक तो पॉइंट चार्ज होगा और एक चार्ज्ड बॉडी होगी, मतलब दोनों पॉइंट चार्ज नहीं होंगे, एक तो चार्ज्ड बॉडी है। यहां पर देखो चार्ज्ड बॉडी दिख रही है आपको अपने सामने, और एक तो आपको पॉइंट चार्ज दिख रहा होगा। ये दो चीजें दिख रही हैं। अगर ऐसा सिस्टम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं वो चीज यहां पर सीखने वाले हैं। ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। आपको पॉइंट चार्ज को मल्टीप्लाई करना होगा किससे? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड बॉडी एट द पॉइंट वेयर पॉइंट चार्ज इज कैप्ट। ध्यान से सुनेंगे, बड़ी वाली जो बॉडी है उसकी वजह से जहां पर चार्ज रखा है ना वहां पर पोटेंशियल निकाल लो। ठीक, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये बड़ी वाली जो बॉडी है, बड़ी वाली चार्ज बॉडी है, इसकी वजह से पॉइंट चार्ज जहां पर रखा है उस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक, और इस पॉइंट चार्ज से उस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसा करोगे तो तुम्हें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अगेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बराबर क्या लिखा है? पॉइंट चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड बॉडी पॉइंट वेयर पॉइंट चार्ज इज कैप्ट। बड़ी वाली बॉडी की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर चार्ज रखा है उस पॉइंट पर। तो ये एक हेडिंग लिखेंगे बहुत जल्दी से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा जब क्वेश्चन आता है, ऐसा बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है, फिर बहुत सारे बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाते। उनको तो खाली एक ही फॉर्मूला पता होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। वो ये जानते ही नहीं कि बड़ी बॉडी और पॉइंट चार्ज अगर एक सिस्टम का पार्ट है तो फिर उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी। तो अभी तक हमने दो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख गए हैं, तीन चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख गए हैं, चार चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख गए हैं, और फिर अब हम यहाँ पर एक एक्सटेंडेड बॉडी, एक बड़ी सी चार्ज बॉडी और एक पॉइंट चार्ज बॉडी अगर एक सिस्टम बना रहे हैं तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये भी निकालना सीख गए हैं। यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में भी ये फॉर्मूला लिखा है। सिंबॉलिक फॉर्म में यहां पर नीचे आप देख सकते हैं, पीई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू बोले तो चार्ज इनटू वी ड्यू टू चार्ज्ड बॉडी, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड बॉडी। लेकिन पोटेंशियल कहां पर निकालना है? जहां पर वो पॉइंट चार्ज रखा है वहां पर पोटेंशियल आपको निकालना है। चलिए, तो बहुत जल्दी से लिखेंगे और इसके बाद हम अपना नया हेडिंग स्टार्ट करें। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब पर ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें जो अभी चल रही हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आई होप कि आपने यहां तक वापस से कंप्लीट कर लिया होगा, इसलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग हमारे लिए है वर्क डन इन चेंजिंग द चार्ज कन्फ्यूग्रेशन। अब एक चार्ज कन्फ्यूग्रेशन का मतलब क्या है? चार्ज ट्राइंगल पर रखे हैं, ठीक है, या चार्ज स्क्वायर के वर्टाइसेस पर रखे हैं, चार्ज कहीं पर भी रखे हैं, वो चार्ज कन्फ्यूग्रेशन हो गई। जैसे चार्जेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस पर रखे हैं तो ये एक चार्ज कन्फ्यूग्रेशन हो गई। अगर अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए हम Q1 Q तीन चार्ज है x डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं एक ट्राइंगल बनाते हुए। अब हम मान लीजिए इसके सेपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं और 2x करना चाहते हैं। प्रत्येक चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होता है वो अगर 2x होना चाहता है, हो जाता है, तो इसका मतलब हमने इसकी कन्फ्यूग्रेशन चेंज कर दी। और इस कन्फ्यूग्रेशन को चेंज करने में हमें कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि Q आप समझ रहे हो ना। चलो, वर्क डन इन चेंजिंग द चार्ज कन्फ्यूग्रेशन, वापस से वही चीज स्टार्ट कर रहे हैं एक एग्जांपल की सहायता से। तीन चार्ज पार्टिकल Q x डिस्टेंस पर एक ट्राइंगल बनाते हुए रखे गए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पर रखे गए हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, थ्री चार्ज पार्टिकल लाइज एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड x, find the work done to increase the separation between each charge such that final separation becomes 2x between each charge। समझ गए होंगे क्वेश्चन? इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके प्रत्येक चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसे 2x करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस में कुल वर्क कितना होगा ये निकालना सीखेंगे हम। यहां से यहां पर आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। वो फॉर्मूला ये है कि अगर आप कोई कन्फ्यूग्रेशन, चार्ज कन्फ्यूग्रेशन चेंज करना चाहते हैं, तो जो भी आपने वर्क किया है, एक्सटर्नल वर्क डन जो भी है, दैट शुड बी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली एक सिस्टम था, उसको आपने चेंज करके फाइनली एक सिस्टम बना दिया, तो इनिशियली उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, फाइनली उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपने जो काम किया होगा इस सिस्टम को चेंज करने में वो निकल जाएगा। तो यहां पर एक फॉर्मूला जो आपके सामने दिख रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू इंक्रीज द सेपरेशन क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इनिशियली सिस्टम कैसा था, इनिशियली आपको सिस्टम ऐसा दिख रहा है, Q x x x ये डिस्टेंस है। अगर हम यहां पर इनिशियली यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यहां पर अगर हम यू इनिशियल निकालें तो देखिए Q के बीच का जो सेपरेशन है, मतलब ये दो चार्ज पार्टिकल हो गए ये वाले, इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी KQ स्क्वायर बाई एक्स, ऐसे ही सबके लिए होगा KQ स्क्वायर बाई एक्स, KQ स्क्वायर बाई एक्स, तो टोटल इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 3KQ स्क्वायर बाई एक्स। ये तो समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें फाइनली, देखिए फाइनली पिक्चर दिख रही है आपको, अब चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो 2x हो चुका है। तो अगर अब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेंगे तो जहां पर नीचे x आता था KQ स्क्वायर बाई एक्स, अब वहीं पर KQ स्क्वायर बाई 2x आएगा। तो सिमिलरली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3KQ स्क्वायर बाई 2x। तो अभी मेरे को वर्क डन चाहिए, एक्सटर्नल वर्क डन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 3KQ स्क्वायर बाई 2x माइनस 3KQ स्क्वायर बाई एक्स। तो यहां से आपका आंसर आ गया माइनस 3KQ स्क्वायर बाई 2x जूल, जो भी यूनिट होगी। ठीक, ये तो हो गया एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, आपको तो पता है एक्सटर्नल वर्क डन अगर माइनस एक्स है तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन एक्स होगा, वही चीज यहां पर है। अगर मेरे से पूछा गया इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा इस प्रोसेस में, तो माई आंसर वुड बी 3KQ स्क्वायर अपॉन 2x जूल होगा। ठीक है, मुझे ऐसी फिर से ऐसी उम्मीद है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। तुम यहां से लिखना स्टार्ट करो, वर्क डन चेंजिंग द चार्ज कन्फ्यूग्रेशन, और मुझे ऐसी उम्मीद है टॉपिक भी तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो तुम कर लोगे। अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अगर आप कोई भी चार्ज कन्फ्यूग्रेशन को चेंज कर देते हो तो कितना काम करोगे आप। ये हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही हमने पूरी हेडिंग को समझने की कोशिश की है, तो आप भी ऐसा ही करें, क्वेश्चन लिखें और वापस से इसका सोल्यूशन लिखेंगे।
क्वेश्चन है, 3 चार्ज पार्टिकल लाइज एट वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड x. Find the work done to increase the separation between each charge such that final separation becomes 2x between each charge. तो ये मैं कर देता हूं ऊपर. क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, ना लिखा करो ना, थोड़ा देर स्टॉप कर दिया करो वीडियो, फिर लिख लिया करो क्वेश्चन. उसके बाद फिर से लाइव वाले पॉइंटर पर टैप कर दो, क्लिक कर दो, जिससे जहां पर चल रहे हैं वहीं पर आ जाएं वापस से. सोल्यूशन में एक फॉर्मूला लिखा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेना. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ऐसे केसेस में क्या होगा, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. ये एक अल्टीमेट फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. चलो अच्छे से प्रॉपरली फिगर बनाना. इनिशियली कैसी कंडीशन थी, फाइनली कैसी कंडीशन है. इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया है. एकदम जल्दी से लिख लो, फिर क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर कई सारे. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तक हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की के नोट्स को मैं ऐसा मानता हूं कि आपको अभी तक 5 से 7 बार रिवाइज किया जाना चाहिए. अब आपने किया है कि नहीं किया है ये आप खुद से पूछना, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक के इलेक्ट्रिक फील्ड के नोट्स को आप बार बार रिवाइज करते रहो. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. अभी मैं क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं, मुझे लगता है कि 15 से 20 क्वेश्चन सेट हो गए हैं उसमें. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा जब वो पूरा हो जाएगा बना के. एक साथ बहुत सारा मटेरियल आ जाएगा, क्योंकि अब की क्वेश्चन बैंक के फॉर्मेट में बना दे रहा हूं मैं उसको. तो फिर कर लेना आप इसका. फिर हम एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सेक्शन का, खाली खाली. ठीक है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फॉर्मूले है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो सारे अच्छे से कर लेना तुम लोग. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है पेपर में. दूसरी बात है, ओवर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. जितनी चीजें कराई जा रही हैं दैट आर मोर देन सफिशिएंट, उन्हीं को करो. रिपीटेड वे में करना है, बार बार करो, नया करने की जरूरत नहीं है. एक नोट पॉइंट देख लेते हैं. द नोट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है. सो एनर्जी कैन बी कंजर्व. तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करेंगे हम, उस केस में एनर्जी को भी कंजर्व किया जा सकता है. ठीक है, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो वहां पर एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल होगा. तो ये भी एक नोट पॉइंट है, इसको लिख लो. उसके बाद इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन नीचे देख पा रहे हैं, वो कर लेंगे अभी सॉल्व. ये वाला एक पॉइंट जल्दी से लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है, सो एनर्जी कैन बी कंजर्व. ठीक है. और पढ़ाई करते रहना यार. इस समय लॉकडाउन के टाइम में तुम अपने आप को व्यस्त रखो पढ़ाई में. बहुत लोग टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, वो तो तुमसे बहुत पीछे हो जाएंगे.
इस समय बहुत सारे मेजॉरिटी जो बच्चे होंगे ना वो टाइम वेस्ट कर रहे होंगे 12th वाले। चलो 10th वाले कर रहे हैं तो फिर भी समझ में आता है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। वो भी कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, टाइम वेस्ट। तो 12th वाले कर रहे हैं, वो तो बहुत ही बेकार काम कर रहे हैं। तो ये मान के चलो तुम कितना आगे हो जाओगे बहुत सारे बच्चों से। ये क्वेश्चन देखो, फिगर शोज टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। दो पार्टिकल है m1 m2 का, चार्ज है q1 q2, सेपरेशन है दोनों के बीच में r। व्हेन दीज आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, पहले ना ऐसे रखे थे q1 q2 r डिस्टेंस पर, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही छोड़ेंगे दोनों रिपल्शन की वजह से दूर भागने लगेंगे, ठीक है। व्हेन दीज आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड देयर स्पीड व्हेन देयर सेपरेशन बिकम्स 2r। अब मेरे को बताना क्या है, मतलब हमको बताना क्या है कि इनके बीच में जब सेपरेशन 2r हो जाए, ठीक है, तो उस समय q1 और q2 की स्पीड कितनी होगी। ठीक, क्वेश्चन समझ गए होगे। अब तुम्हारा काम है पहले क्वेश्चन को लिख लेना, एक बार और समझ लो लिखने के दौरान, ठीक है। लिखते लिखते एक बार और समझो और फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे एग्जीक्यूट। चलो लिख लो जल्दी जल्दी। चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं, समझ। मान लो इनके बीच में सेपरेशन फाइनली क्या हो गया, 2r हो गया। तो कुछ पिक्चर अपने को ऐसी दिखेगी, m1 वाला v1 से भागना स्टार्ट करेगा और m2 वाला v2 से भागना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो भाग रहे हैं दोनों, ये दोनों के अपने म्यूचुअल फोर्सेस से ही भाग रहे हैं, मतलब q1 q2 पर फोर्स लगा रहा है इसलिए भाग रहा है, q2 q1 पर फोर्स लगा रहा है इसलिए भाग रहा है। अगर हम इन दोनों को सिस्टम मान ले तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं आ रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से हम सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया जाता है या कोलिजन में पढ़ा दिया जाता है। कोई एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से हम यहां पर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। और मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन क्या है, m1 v1 बराबर m2 v2 लिख सकते हैं यहां से। तो v1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहां पर, v1 चाहे तो आप v2 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। v1 की वैल्यू क्या लिखोगे, m2 v2 अपॉन m1। एक तो ये वाली इक्वेशन लगा दी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दूसरी एक इक्वेशन लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एनर्जी को कंजर्व करा सकते हैं। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेते हैं। ये क्या, एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इनिशियली जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। जब देखिए Q1 Q2 को ऐसे रखा गया था और छोड़ा गया, रिलीज किया गया, तो स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट पर थे, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर रखे तो इनिशियली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, k Q1 Q2 अपॉन r। अब फाइनली सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं सब, फाइनली क्या हो गया, Q1 वाला V1 से भागने लगा और Q2 वाला V2 से भागने लगा। तो Q1 वाले की मतलब M1 वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ M1 V1 स्क्वायर। ऐसे ही M2 वाले की काइनेटिक एनर्जी हाफ M2 V2 स्क्वायर। सिस्टम की लिख रहे हैं तो दोनों पार्टिकल की लिखनी पड़ेगी। और फाइनली वो चार्ज पार्टिकल 2r डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी k Q1 Q2 अपॉन 2r, ठीक है। तो ये चीज भी लिख ली हमने। अब यहां से एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखो के क्यू वन क्यू टू अपॉन ये देखो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर और यहां पर के क्यू वन क्यू टू अपॉन टू आर, इसको इधर ले जाओगे, ठीक है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन टू आर को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन टू आर बन जाएगा। एक में से आधा घटाओगे आधा आएगा, वही चीज है। फिर यहां पर हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर लिखना है, तो हाफ को तो कॉमन निकाल लिया, एम वन वी वन की वैल्यू ऊपर से निकाली हुई ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, एम टू वी टू अपॉन वी वन आ रही है, तो एम वन इंटू वी वन की वो वाली वैल्यू रख दी प्लस एम टू इंटू वी टू का स्क्वायर रख दिया। अब क्या इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, सॉल्व करके वी टू निकाल लेना, ये तो तुम भी कर सकते हो, ठीक, खुद से करना, मैंने कैसे किया वो देख लेना यहां पर तुमको अगर जरूरत पड़ रही है तो, अदरवाइज इतना काम का नहीं है, इतने तो होशियार हो तुम लोग, लो लिखो, इतना तो कर ही लोगे। चलो तो सॉल्यूशन यहां से है, स्टार्ट करो, देखो समझो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना। इलेवेंथ वाली डाउट मत पूछना बस मुझसे, कोई भी बच्चा इलेवेंथ वाली डाउट मत पूछना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें के लिए मैं पहले से ही मना कर दे रहा हूं और मैं माफी चाहता हूं, ये चीजें यहां पर नहीं बता सकता, ये चीजें बताऊंगा तो तुम खुद सोचो ये वाली चीज डिस्टर्ब हो जाएगी जिसके लिए हम ये वाला लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं। तो इलेवेंथ वाली डाउट है तो आपको इलेवेंथ वाले सेक्शन से कवर करना चाहिए, चलो कॉपी करो जल्दी जल्दी इसको। लिखते लिखते वापस से समझ लेना, तो दो बार समझ जाओगे तो चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी अच्छे से, तो जब लिखना तो वापस से कोशिश करना कि एक बार और समझ जाओ। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई टीचर इस चैप्टर पर 500 सवाल कर रहा है तो वो नॉनसेंस है ना, जितनी चैप्टर को जरूरत है उतना ही टाइम दो, वो टाइम किसी और चैप्टर पर देंगे, बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिस करना भी हार्मफुल है एक पर्टिकुलर चैप्टर पर। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन होता है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, तो खूब सारे क्वेश्चंस कर लेता है बच्चा, उसके बाद जब मोटिवेशन डाउन होता है तो बाकी चैप्टर्स पर टाइम ही नहीं देता, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, ऐसा थोड़ी ना यही सिंगल चैप्टर है, चीज़ों को रिपीटेड वे में रिवाइज करते रहो, मेरा बार बार यही कहना है तुमको, मैं फिर से समझा रहा हूँ सारी चीज़ें अच्छे से। 10 चीज़ों को एक बार करने में नहीं भलाई है, एक चीज़ को 10 बार करने में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा आपको।
सोल्यूशन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए तुम लोगों ने सबने? सोल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस अगर नहीं किए होंगे तो कर लेना, क्योंकि एक चैप्टर तो खत्म हो गया ऑलरेडी। केमिकल काइनेटिक्स भी खत्म होने वाला, बहुत टाइम नहीं लगेगा केमिकल काइनेटिक्स खत्म होने में। ये सब देख लेना कैलकुलेशन कैसे की गई है, जितनी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई जा रही है ये सारी एक बार खुद से भी सोच लेना कैसे कैसे की जा रही है। ठीक है, V2 निकल जाएगा। अब देखो V2 निकल गया ना, तो ऐसे ही V1 भी लिख लेना, मतलब ऐसे ही V1 भी लिखा जाएगा। जैसे V2 में जहां पर M1 आ रहा है, ऐसे ही V1 में वहां पर M2 आ जाएगा, बस इतना सा अंतर होगा। क्योंकि M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2 है ना, इसका मतलब क्या है, V1 और V2 सिमेट्रिक है। अगर V1 में जहां पर M1 आ रहा है तो V2 में वहां पर M2 आएगा। ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा थोड़े दिन में जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। अभी के लिए इतना याद कर लिया जो मैंने बोला। अगर V2 आ गया यहाँ पर तो V1 भी लिख सकते हो तुम, M1 की जगह M2 रख देना और M2 की जगह M1 रख देना। ठीक है, वैसे ही सोच के यहाँ पर लिखा गया आंसर। जब भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होते हैं तो ऐसे ही कर दिया जाता है।